हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंस्टीट्यूट्स। मैं योगेश कुमार साहू आप लिए लेकर आया हूँ अर्थशास्त्र का विषय, है ना। तो हम पहुँचे थे चौथा नंबर में, अर्थशास्त्र की परिभाषा का चौथा नंबर में आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। ठीक है, किसमें आए थे? आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। ठीक है, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। ठीक है, आइए इस शब्द को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, परिभाषा तो सभी लोग जानते हो, है ना। इस शब्द को आवश्यकता विहीनता, होता क्या है आवश्यकता विहीनता? आवश्यकता विहीनता को हम इच्छा रहित मनुष्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है आवश्यकता विहीनता मतलब इच्छा रहित, इच्छा रहित मनुष्य, मतलब वह मनुष्य जो इच्छा ही नहीं रखता हो, मतलब जो चीज उसे ऑटोमेटिक मिल जाए केवल वहीं तक वो संतुष्टि प्राप्त करता है, ये इच्छा रहित है। मतलब आगे की इच्छा और नहीं रख सकता, ये है इच्छा रहित, और इसको क्या बोलते हैं? आवश्यकता विहीनता। ठीक है, अब देखते हैं इसकी परिभाषा। प्रोफेसर जे के मेहता ने, किसने? प्रोफेसर जे के मेहता। ठीक है, किसने दिया इसका परिभाषा जी? प्रोफेसर जे के मेहता ने। क्या बोला है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, बोल रहा हूं फिर लिख कर बताऊंगा। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मतलब अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, इसमें लिख रहा हूं। ठीक है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, आवश्यकता विहीनता की दशा में पहुंचने के लिए साधन का प्रयोग करते हैं। पहुंचने के लिए साधन का उपयोग या प्रयोग, है ना, प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये किसने बोला है जी? प्रोफेसर जे के मेहता ने। क्या बोला है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन आवश्यकता विहीनता की दशा में पहुंचने के लिए साधन के रूप में करता है या साधन का प्रयोग करते हैं। आइए इसको समझते हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, इसको तो सभी लोग जानते हो ना। मैंने बताया था विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है, एकदम साधारण भाषा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र एक विषय है, इसका हम क्या कर रहे हैं? क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्या है? विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव व्यवहार क्या है? मानवीय जो लेन देन है, व्यवहार उसी को बोलते हैं ना। मानवीय लेन देन की क्रिया है, उनका जो अध्ययन करेंगे वो आवश्यकता विहीनता की दशा में। आवश्यकता विहीनता मतलब इच्छा रहित मनुष्य की कल्पना करना है। इच्छा रहित मनुष्य किसे कहते हैं जी? जिनमें कोई इच्छाएं होती ही नहीं। अरे यार, जो मिल गया वो मिल गया, नहीं तो नहीं, मतलब इच्छा ही नहीं रखना है। इच्छा आप लोग समझ रहे हो ना, किसी भी चीज को पाने की इच्छा ही नहीं रखना है, वो आवश्यकता विहीनता। तो किसी भी चीज को पाने की इच्छा ही नहीं रखना, उस दशा में पहुंचने के लिए साधन का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। अब इच्छा ही नहीं रखना है तो साधन का कहाँ से प्रयोग कर लेंगे जी, है ना। तो इस परिभाषा की भी आलोचनाएं अन्य जो अर्थशास्त्री हैं, अन्य जो विचारधारावादी हैं, तो उन लोगों ने भी इन परिभाषा की आलोचनाएं की है। ठीक है, इस परिभाषा की आलोचनाएं भी किए हैं। अब देखो, नहीं इसको नहीं मिटाते, है ना। प्रोफेसर जे के मेहता की परिभाषा के आलोचनाएं, मेहता के परिभाषा इधर ऐसे आएगा जी। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम, प्रोफेसर जे के मेहता की परिभाषा की आलोचना। ठीक है, ये जो परिभाषा है उनकी जो आलोचनाएं निकाली है अन्य जो विचारधारावादी हैं वो लोग, तो वो क्या क्या निकाले हैं। पहला आलोचना है, पहला नंबर में क्या है जी, पहला नंबर में क्या हो सकता है, देखिए यही परिभाषा से आलोचना निकाले हैं। ठीक है, देखो पहला नंबर में निकाले हैं इच्छा रहित मनुष्य की कल्पना, इच्छा रहित मनुष्य। ठीक है, अच्छा इच्छा रहित पूरा लिख देता हूं, मनुष्य की कल्पना, इच्छा रहित मनुष्य। देखो इस परिभाषा में क्या बोला गया है कि मनुष्य इच्छा रहित होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। इच्छा रहित होना चाहिए क्योंकि ये गलत है। कैसे गलत है, इच्छा रहित मनुष्य हो ही नहीं सकता जी। कैसे नहीं हो सकता, देखिए आप कहीं भी गए हो, है ना, कहीं भी आप गए हो, जनरली बफा पार्टी में आप लोग गए हो, है ना, एक गुलाब जामुन लेते हो तो दूसरा भी इसमें 2 दे दो ना, ये क्या है, ये इच्छा है ना। इच्छा है नहीं तो और क्या है, इच्छा ही है ना, ये इच्छा है। कोई भी स्पेशल सब्जी देख लिए, है ना, तो थोड़ा सा और दे दो ना, ये क्या है, इच्छा है कि नहीं। तो यही बात है जी कि मनुष्य इच्छा रहित नहीं हो सकता। मनुष्य में इच्छाएं होती ही हैं, इच्छा से ही आवश्यकता बनता है, आवश्यकता से ही हम जब किसी वस्तु को प्राप्त करेंगे वो आवश्यकता से ही प्राप्त करेंगे। जैसे कि मेरे को अब डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता है, फ्यूचर में देखूंगा मैं भी, मतलब आवश्यकता है, उसको पाने की इच्छा रखूंगा मैं, है ना, इच्छा है, आवश्यकता है, तब उस पर हम अमल करेंगे, उस फील्ड में काम करेंगे, तब जाके वो होगा। तो ये होता है इच्छा रहित मनुष्य, मतलब मनुष्य में इच्छा होता ही है, लेकिन इस परिभाषा में दिया गया है। तो प्रोफेसर जे के मेहता की परिभाषा की आलोचनाएं की गई है। आलोचना में क्या है, इच्छा रहित मनुष्य की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि मनुष्य इच्छा रखता ही है। ठीक है, आप लोग भी पढ़ रहे हो, अभी 12वीं पढ़ रहे हो, तो 12वीं में अच्छा डिवीजन, अच्छा परसेंट लाने की इच्छा है कि नहीं, तभी तो पढ़ रहे हो ना इतना। तो इच्छाएं सभी में होती है, ठीक है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिनमें इच्छाएं खत्म हो जाए, है ना। तो पहला नंबर में क्या है, इच्छा रहित मनुष्य की कल्पना, खाली कल्पना बस कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा व्यवहारिक रूप देना संभव, व्यवहारिक रूप देना संभव नहीं। दूसरा व्यवहारिक रूप देना संभव नहीं। ठीक है, व्यवहारिक रूप देना संभव नहीं। और इसमें देखो क्या बोला है, मानव व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, व्यवहारिक रूप देना संभव नहीं है करके बोले हैं आलोचना करता वाले, और
जो परिभाषा है उसमें क्या दिया है, मानव व्यवहार का अध्ययन आवश्यकता विहीनता की दशा में पहुंचने के लिए। व्यवहारिक रूप देना संभव नहीं। कौन बोला है, आलोचना। लेकिन प्रोफेसर जे के मेहता ने अपनी परिभाषा में मानव व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, मतलब दोनों में इसमें बोला है, इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा करके दोनों में डिफरेंस, अब किसी का खामी निकालना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तभी निकलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, मानव व्यवहार का अध्ययन, और इसमें व्यवहारिक रूप देना, मानवीय व्यवहार का व्यवहार मतलब मानव व्यवहार का व्यवहारिक रूप देना संभव नहीं है करके बोला है, ठीक है, और इसमें दिया है। अब तीसरे नंबर में देखो, अर्थशास्त्र के बर्बादी की बुनियादी क्या है। तीसरे नंबर में, तीसरा नंबर, अर्थशास्त्र की बर्बादी की बुनियादी। ये क्या है, अर्थशास्त्र कैसे बर्बाद होगा। देखो, मनुष्य इच्छा रहित होगा तो और आगे किसी बात को जानने की इच्छा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। और अगर आगे किसी बात को जानने की इच्छा नहीं है, किसी चीज और चीज का हम अध्ययन नहीं कर सकते आगे, तो अर्थशास्त्र हम जो अध्ययन कर करके पढ़ रहे हैं, है ना, अध्ययन कर करके पढ़ रहे हैं, वो पढ़ सकते हैं क्या, नहीं। वो एक लिमिटेड रहेगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या बोला है, अर्थशास्त्र के बर्बादी की बुनियादी है। इनकी जो परिभाषा है वो एक मतलब एक लिमिटेड, जो कहे जा सकते हैं लिमिटेड टाइम है, या लिमिटेड जो जानकारी है उनको ही एक्सेप्ट करेंगे, और आगे की जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते अर्थशास्त्र। इसलिए अर्थशास्त्र की जो बुनियादी है, मतलब जो अर्थशास्त्र में जानकारियां हैं, उसको हम आगे और बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, वहीं तक का समाप्त हो जाएगा। इसलिए अर्थशास्त्र के बर्बादी की बुनियादी है, ठीक है, इनकी परिभाषा है। अब देखो, अर्थशास्त्र चौथा नंबर में देखना है, अर्थशास्त्र को धर्म, अर्थशास्त्र को धर्म से जोड़ना गलत है ना। अर्थशास्त्र को धर्म से जोड़ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थशास्त्र को धर्म या दर्शन से जोड़ना गलत है, ठीक है, धर्म, क्योंकि अर्थशास्त्र जो होता है मानवीय व्यवहार का अध्ययन, इसमें बताया गया है, इसमें बोला गया है मानवीय व्यवहार का अध्ययन, है ना। मानव व्यवहार बोले तो धर्म जाति वगैरह आ जाता है मानवीय व्यवहार में जी। तो इसलिए बोला है कि अर्थशास्त्र को धर्म या दर्शन से जोड़ना गलत है ना। और इसमें इसका और डिटेल आप लोग देखोगे तो उसमें बताया है, मतलब प्रोफेसर जे के मेहता के परिभाषा में बताया है कि अर्थशास्त्र को धर्म और दर्शन से जोड़ सकते हैं, ऐसा करके बताया है। प्रोफेसर जे के मेहता का परिभाषा देखोगे, उसके बाद और है परिभाषा की विशेषताएं, उनमें लिखा है कि अर्थशास्त्र को धर्म या दर्शन से जोड़ना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनकी परिभाषा की आलोचनाएं की गई है। आलोचना में लिखा है कि अर्थशास्त्र को धर्म या दर्शन से जोड़ना गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो होता है वो धन से संबंधित होता है, और धन जो होता है पैसा, वो किसी जाति धर्म से संबंधित नहीं होता है, इसलिए इनकी आलोचनाएं की गई है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। अब देखेंगे, ये समझ में आ रहा है ना। अब देखेंगे पांचवा नंबर में क्या बोल रहा है जी, अर्थशास्त्र को
आदर्श विज्ञान मानना गलत है। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अर्थशास्त्र जो होता है भौतिक अवस्थाओं से संबंधित होता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान से संबंधित होता है अर्थशास्त्र, जो एक्चुअल रूप में हमारे पास रहता है उससे संबंधित होता है। इसलिए अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानना गलत है। यह भी प्रोफेसर जे.के. मेहता की परिभाषा की आलोचनाएं हैं, है ना। तो ये 5 आलोचना मैं आप लोगों को समझाया हूँ। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट कीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में अपन यूट्यूब में और डाल देंगे शॉर्ट वीडियो करके, है ना। और इसको अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से और बता देंगे अगर नहीं समझ में आया होगा तो। लेकिन फिलहाल ये 5 हेडिंग है, जिसमें पहला एक बार फिर बता देता हूँ, इच्छा रहित मनुष्य की कल्पना। खाली कल्पना कर सकते हैं इच्छा रहित मनुष्य की, इच्छा रहित मनुष्य होता नहीं है, इसमें कल्पना बस। व्यवहारिक रूप देना संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप देना संभव नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है प्रोफेसर जे.के. मेहता ने दिया है उसमें व्यवहारिक रूप है ना, व्यवहारिक रूप से लेन देन करते हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र के बर्बाद की बुनियादी है ये जो इच्छा रहित मनुष्य है, वो अगर इच्छा ही नहीं करेगा, मेरे को इच्छा ही नहीं है कार चलाने का, है ना, तो मैं कार की इच्छा कार नहीं ले पाऊंगा, मैं केवल बाइक तक का ही सीमित रहूंगा, है कि नहीं। तो कार आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। अगर मैं डिमांड नहीं करूंगा, इच्छा नहीं करूंगा, तो कार कहाँ से आएगा? कार इस दुनिया में आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं इच्छा ही नहीं करूंगा। अगर इच्छा है कार रखने का, एरोप्लेन में जाने आने का, है ना, तो उनका भी व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, आजकल रोबोट का ज़माना है और बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो नई नई तकनीकों से, अभी देखो इलेक्ट्रिक बाइक आ गया, कार आ गया, है ना, और बहुत सारे बस भी आ गया, इलेक्ट्रिक बस। तो ऐसा है, सोचे थे क्या? अब देखो जैसे जैसे सोच आगे बढ़ता जाता है, इच्छा आगे बढ़ती जाती, वैसे वैसे उस फील्ड में काम किया जाता है। लेकिन यहाँ तो इच्छा रहित मनुष्य, तो कहाँ से आगे बढ़ेगा जी? नहीं बढ़ेगा। अर्थशास्त्र वहीं पे समाप्त हो जाएगा, तो आगे और पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए अर्थशास्त्र के बर्बाद की बुनियादी कौन है? इसकी परिभाषा है। ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्र को धर्म या दर्शन से जोड़ना गलत है। आप लोग जब पढ़ोगे बुक को, है ना, तो इसके बाद एक और परिभाषा, मतलब इनके परिभाषा की विशेषता है, उनमें दिया है कि अर्थशास्त्र धर्म से संबंधित है, ऐसा करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे धर्म और दर्शन से संबंधित नहीं है अर्थशास्त्र। ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र पैसा, अब पैसे को आप मान के चलो धर्म वगैरह है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो पैसे थोड़ी ना वो कर सकते हैं ना जी, इसलिए है। उसके बाद अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानना गलत है, क्योंकि यह भौतिक विज्ञान है। ठीक है, भौतिकता में चलते हैं आप, तो इसलिए ये प्रोफेसर जे.के. मेहता की परिभाषा की आलोचना इतना दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर्थिक क्रिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? आर्थिक क्रिया, देखो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक मतलब होता है पैसा, क्रिया मतलब होता है कोई काम। तो साधारण शब्दों में किसी कार्य को करने से जब हमें पैसा प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है या रुपए प्राप्त होता है, तो उसको हम बोलेंगे आर्थिक क्रिया। ठीक है, किसी कार्य को करने से, चलो लिख देता हूं इसका भी डेफिनेशन। किसी कार्य को करने से क्या प्राप्त होता है जी? धन प्राप्त होता है।
उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जब किसी कार्य को करने से हमें धन प्राप्त होता है तो उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक द्वारा स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, ये क्या है जी? आर्थिक क्रिया है। शिक्षक जब स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, मतलब स्कूल में जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाते हैं तो उसको क्या मिलता है? पारिश्रमिक प्राप्त होता है ना, वेतन प्राप्त होता है। तो वो क्या है? आर्थिक क्रिया है। ठीक है, श्रमिक द्वारा खेत पर काम करना क्या है जी? आर्थिक क्रिया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आर्थिक क्रिया के। एक लिख देता हूं एग्जाम्पल। श्रमिक द्वारा कारखाने में कार्य करना, ये क्या है? एक आर्थिक क्रिया के उदाहरण है। अब इसके बाद देखते हैं आर्थिक क्रिया के भाग। ठीक है, आर्थिक क्रिया के भाग, आर्थिक क्रिया के भाग कौन कौन से भाग हैं? इनके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहला नंबर में देखते हैं उपभोग, दूसरा नंबर में है उत्पादन, और तीसरा नंबर में है विनिमय। ठीक है, ये 3 है, उपभोग, उत्पादन और विनिमय। तो आइए हम देखते हैं पहला नंबर का उपभोग। ठीक है, किसे कहते हैं? उपभोग। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है, उपभोग क्या है? वह आर्थिक क्रिया है जो किसी वस्तु के उपयोगिता से हमको संतुष्टि प्राप्त होती है, उसको बोलेंगे हम उपभोग। ठीक है, उपभोग मतलब उपयोग करना। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की उपयोगिता, वस्तुओं एवं सेवाओं की उपयोगिता के उपयोग से है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो लिख दिए रहता हूं ना, उपभोग, बोलते चलिए मेरे साथ, उपभोग वह आर्थिक क्रिया है, वह आर्थिक क्रिया है। उपभोग क्या है जी? वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध क्या है? जिसका संबंध संतुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए, संतुष्टि मतलब जानते हो ना, यहाँ पे आवश्यकता खत्म, मतलब इच्छा खत्म हो जाती है। ठीक है, जहां पे हम संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोगिता, के उपयोग से है। देखो, उपभोग वह आर्थिक क्रिया, उपभोग वह आर्थिक क्रिया मतलब उपभोग करेंगे तो वहां से हमको क्या प्राप्त होगा? आर्थिक क्रिया, मतलब आर्थिक क्रिया प्राप्त होगा। जैसे कि हम किसी वस्तुओं का उपभोग करेंगे तो वस्तु फोकट में थोड़ी ना आएगा, वो क्या है? पैसे में आएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध क्या है? संतुष्टि के लिए, जिसका संबंध संतुष्टि के लिए, मतलब उस क्रिया को करने से, है ना, हमको संतुष्टि प्राप्त होती है, उसके लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता के उपयोग से है।
कोई भी वस्तु रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर, और सेवा कैसे रहेगा? जैसे कि हमको खैरागढ़ जाना है ना, हमको कहाँ जाना है? खैरागढ़, या तो खैरागढ़ से बोल सकते हो राजनांदगांव जाना है, तो राजनांदगांव जाने के बाद हमको संतुष्टि प्राप्त हो जाएगा। तो सेवाएं क्या होंगी? किससे हम जाएंगे? बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे, बस से जाएंगे। तो ये जो जाएंगे ना, वही क्या है? सेवा। सेवाओं, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोगिता के उपयोग से है, भैया उसका उपयोग करेंगे हम, है ना। वस्तुओं और सेवाओं का क्या करेंगे? हम उपयोग करेंगे, तो वही उपयोग कहलाएगा उपभोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? उपभोग किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने से हमको संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे उपभोग कहेंगे साधारण भाषा में। ठीक है, ध्यान रहेगा सभी को? रहेगा। अब उपभोग में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी जी? कोई बता सकता है कि उपभोग में कौन कौन सी चीजें आएंगी? जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। रोटी खाना, ये क्या है? उपभोग है। रोटी खाना, गुलाब जामुन खाना, उससे क्या मिलता है हमको? संतुष्टि प्राप्त होती है जी। तो ये सब क्या है? या तो रायपुर जाना, ये सब आदि। ठीक है, ये सब क्या है? उपभोग है। हमको रायपुर जाना है, किससे जाएंगे? किसी साधन से ही जाएंगे, है ना। जाकर क्या करेंगे? कुछ ना कुछ आर्थिक क्रियाएं होंगी, जाएंगे, उसी में पैसा लग जाएगा भैया, तो वो क्या है? आर्थिक क्रिया। इसलिए बोलते हैं कि उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध किसके लिए है? संतुष्टि के लिए। ठीक है, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोगिता के उपयोग से, उपभोग से, है ना, हमको क्या प्राप्त होता है? उपभोग प्राप्त होता है। इसलिए ये ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद देखेंगे क्या है जी? दूसरा नंबर में उत्पादन। उत्पादन, उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन वह आर्थिक क्रिया, सभी आर्थिक क्रियाएं हैं ना, उसी का भाग है। आर्थिक उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिससे वस्तुओं के मूल्य में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। चलो इसको भी लिख देते हैं। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिससे, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिससे वस्तुओं के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है जी? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे उत्पादन। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कच्चा माल है ना, कच्चा माल जानते हो ना, कच्चा माल, जैसे कि लोहा बनाते हैं, तो लोहा से पहले कच्चा माल रहता है। कच्चे माल को पक्के माल में जब परिवर्तन करते हैं, है ना, कच्चे माल को एक कारखाना में ले जाके उसको पक्के माल में परिवर्तन करेंगे, तो कच्चा माल का जो मूल्य है, कच्चा माल का जो वस्तु का मूल्य है, उसको पक्के माल में परिवर्तन किए तो वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा जी? बढ़ जाएगा। तो वही तो है उत्पादन, है कि नहीं है? देखो, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिससे वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि एक बढ़ई है, बढ़ई जानते हो ना, एक बढ़ई है, बढ़ई लकड़ी को फड़वाने देता है, फिर लकड़ी को फाड़ते हैं, उसके बाद उसको एक आकार देते हैं, जैसे कि डिजाइन वगैरह बनाते हैं दरवाजा में, है ना, तो उस लकड़ी का मूल्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यही तो उत्पादन है। ठीक है ना। एक मिट्टी का घड़ा बनाने वाला, है ना, मिट्टी, देखो मिट्टी का मूल्य थोड़ा सा कम ही रहता है ना,
अगर बाहर से मंगा जनरली मिट्टी मिल जाता है, मिट्टी से अगर घड़ा बनाएगा तो घड़ा का मूल्य बढ़ जाएगा कि नहीं? मिट्टी का मूल्य बढ़ेगा घड़ा बनेगा तो वो है जी। ठीक है, एग्जाम्पल में इसके एग्जाम्पल में भी लिख देते हैं, कुम्हार द्वारा घड़ा बनाना। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग विनिमय किसे कहते हैं। तीसरे नंबर में क्या है? विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। क्या होता है विनिमय का मतलब? आदान प्रदान करना। हाँ, विनिमय का मतलब क्या होता है जी? आदान प्रदान करना। देखो इनकी परिभाषाएं कैसे रहेंगी। किसी वस्तु के उत्पादन का, है ना, मान के चलो किसी वस्तु का उत्पादन की, तो किसी वस्तु के उत्पादन का क्रय विक्रय करना। आप लिख देते हैं एक बार फिर से, है ना, किसी वस्तु के उत्पादन का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। विनिमय कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। जब किसी वस्तु के उत्पादन का क्रय विक्रय, कोई भी प्रोडक्ट का वो उत्पादन करते हैं, है ना, किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसका क्रय विक्रय, क्रय विक्रय मतलब व्यवहारिक लेन देन करते हैं, वो विनिमय कहलाता है। ठीक है, और ये याद रखना, यह हमेशा विनिमय क्या होता है? यह हमेशा मुद्रा के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है जी? मुद्रा के रूप में किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? ये जो जितनी भी क्रियाएं होती है, ये है ना, जब किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और उत्पादन करने के बाद उनका क्रय विक्रय करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो विनिमय कहलाता है। यह हमेशा मुद्रा के रूप में होती है। तो इस क्रिया को लास्ट में हम हेडिंग डाल के लिख देंगे, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं जी? मूल्य निर्धारण। ये जो क्रियाएं होती है उसको हम मूल्य निर्धारण कहते हैं। ठीक है, ये जितनी भी क्रियाएं होती है उसको हम मूल्य निर्धारण कहते हैं। ठीक, समझ में आया सभी? देखो, किसी कार्य को करने से धन प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया, है ना। श्रमिक द्वारा कारखाने में कार्य करना, ये क्या है? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया के भाग कौन कौन से भाग हैं? भाग या प्रकार बोल सकते हो। तो उत्पादन है, उपभोग है, उत्पादन है, विनिमय है ना। ये तीन क्रियाएं हैं, उपभोग, उत्पादन और विनिमय। उपभोग किसे कहते हैं? उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता के उपयोग से है ना। जब हम किसी वस्तु का उपयोग करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगी? संतुष्टि प्राप्त होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उपभोग बोलेंगे। जैसे कि रोटी खाना, रोटी खाने से हमारा पेट भर जाएगा, संतुष्टि प्राप्त हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे उपभोग। रायपुर जाना, ये भी है। उसके बाद देखो, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिससे वस्तु के मूल्य में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनाना, मिट्टी जिसका वैल्यू थोड़ा कम है, नहीं के समान है, अगर घड़ा बन जाएगा तो उस मिट्टी का मूल्य बढ़ जाएगा। तो ये क्या है जी? उत्पादन। उसके बाद विनिमय, किसी वस्तु के उत्पादन का क्रय विक्रय करना, आदान प्रदान करना, क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? विनिमय। यह हमेशा मुद्रा के रूप में किया जाता है और इन सभी क्रियाओं को
क्या बोलते हैं, मूल्य निर्धारण बोलेंगे। ठीक है,